क्या विशाखा, मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ आई और तू यहाँ छत पर बैठी आसमान निहार रही है। कुमुद दिल्ली में एक कमरे के फ्लैट में अपनी जोड़ तोड़ की गृहस्थी जुटाए रह रही थी। बचपन की सहेली विशाखा एक हफ्ते के लिए उसके पास रहने आई थी। ऑफिस से वापस आने के बाद कुमुद उसे ढूंढती हुई छत पर ही चली आई थी। कुमुद विशाखा से बोल रही थी, इस जरा सी जगह पर तू ऊब जाती होगी ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ आकर तो मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ। विशाखा की बात को नजरअंदाज करते हुए कुमुद बोली, इस साल शायद मेरा प्रमोशन हो जाए तो जयपुर वाली बैंक ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। तुम शशांक को लेकर वहीं आना। कुमुद ने कहते हुए विशाखा को चाय का प्याला पकड़ाया। कुमुद कुछ कहती इससे पहले ही वो चाय का घूंट भरकर एक बार फिर डूबते हुए सूरज को सामने आते पेड़ों की ओर से निहारने लगी। क्या हुआ है तुझे, कुछ सोच रही है क्या? नहीं, बस देख रही थी कि डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज के समय जो दृश्य होता है उसमें कितनी साम्यता है, दोनों दृश्य दिखने में कितने एक से लगते हैं, पर बाद के परिवर्तन में कितना अंतर होता है। डूबता हुआ सूरज सुनहरी किरणों के छलावे के साथ अंधेरा लाता है और उगता हुआ सूरज अंधेरे की लालिमा के बाद एक उजाला। विशाखा की बात पर कुमुद ने अजीब नजरों से उसे देखकर कहा, क्या कहना चाह रही है, साफ साफ बोल ना। कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही फिलॉसफी मार रही थी और तू सीरियस हो गई। चल नीचे चले, अंधेरा होने वाला है, मैं नीचे जाकर तेरे लिए पास्ता बना रही हूँ, जल्दी आना। कुमुद विशाखा के चेहरे की हंसी को देखने लगी। कितनी अस्वाभाविक थी, जबरन निकाली हुई। उसके जाते जाते ही कुमुद विशाखा की उस उन्मुक्त हंसी और मुस्कान में खो गई थी, जो शशांक के साथ रिश्ता जुड़ने पर उसके चेहरे पर खिलती थी। करोड़पतियों के घर से विशाख का रिश्ता आएगा, किसने सोचा था। सब उसके भाग्य पर रश्क कर रहे थे। फ्रेंड्स उसे लकी कहती तो रिश्तेदार आहें भरते। विशाखा दर्द से तन जाती तो विशाखा की मम्मी कहती, बस ब्याह हो जाए तो चैन आए। कौन जानता था कि उस समय विशाखा के जीवन में पड़ने वाली सुनहरी किरणें उगते सूरज की हैं या डूबते सूरज की, सबका अपना अलग नजरिया था। विशाखा की पक्की सहेली होने के नाते वह उसके जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी लहरों से वाकिफ थी। सगाई वाले दिन शशांक की इकलौती दीदी तारा रिसेप्शन में जाने से पहले विशाखा को देखने आई थी कि वो कैसे तैयार हुई है। विशाखा के लहंगे को देखकर बोली, इसका ड्रेस बहुत ऑर्डिनरी है। पर दीदी ये तो काफी एलिगेंट है, हमने खुद डिजाइन करा। बोलती कुमुद की बात आधे में ही काटते हुए वो बोली, ना इसे तो चेंज करना पड़ेगा। सगाई में बड़े बड़े बिजनेस एसोसिएट्स आएंगे और भी नामी गिरामी लोग। आप मेरे लाए इसी जोड़े को पहनाइए। ये नैना है, हमारी ब्यूटिशियन, इसे पता है कि ऐसे मौकों पर कैसे तैयार होना है, ये संभाल लेगी। तारा दीदी चली गई थी, पर छोड़ गई थी अपने परिवार की गाड़ी छाया, जिसके तले विशाखा के वजूद की परछाई तक नहीं दिख रही थी। कपड़े बदलते समय लगा मानो वो अपनी पसंद अपनी पहचान को बदल रही हो। ज्योति आंटी अफसोस कर रही थी कि ड्रेस के बारे में उनसे पहले ही डिस्कस क्यों नहीं कर लिया। अब आगे से ये गलती नहीं होगी। विशेष मौकों पर उनकी राय लेना जरूरी है। तैयार विशाखा भारी भरकम लहंगे को संभालती उस शानदार होटल के एक हॉल में कोने में चुपचाप तारा दीदी के अगले आदेश के इंतजार में कुमुद के साथ बैठी थी। कुमुद, विशाखा को यहाँ बिठा दो, मैं देखकर आती हूँ इनका कमरा कहाँ है। हॉल से नहीं जा सकते हैं, वहाँ मेहमान बैठे हैं, कहकर तारा दीदी चली गईं। ठंडे पड़े हाथों से कुमुद के हाथों को थामती हुई बोली, क्या हुआ मेरी झांसी की रानी, आज घबरा रही है क्या? कुमुद के हंसाने की कोशिश विशाखा के होंठों पर एक फीकी हंसी छोड़ गई। फिर बोली, बहुत भारी ड्रेस है, अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। गुस्सा तो कुमुद को भी आ रहा था, पर अफसर की नजाकत को भांपकर वह चुप थी। कितने चाव से आसमानी रंग का गोटा पट्टी का लहंगा लाए थे। अरे, ढंग से देखती तो सही। मध्यम वर्गीय परिवार की विशाखा से रिश्ता क्यों? एक बार शशांक से ये प्रश्न विशाखा ने किया था, पर वो टाल गए। वैसे भी शशांक बहुत कम बोलते हैं।
सभी कम बोलते हैं उनके परिवार में, लेकिन उस दिन हंसी से गुलजार था माहौल। उसमें से आती एक तेज आवाज, जी जी, अच्छा किया जो अपनी बराबरी के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ा, वरना इस बार भी दिव्या जैसी बहू आ जाती तो बस शशांक भी गिरीश की तरह अपनी पत्नी के साथ अलग बिजनेस कर लेता। कम से कम शशांक की पत्नी तुम्हारे दबाव में तो रहेगी। पर दीदी मुझे तो अभी भी युक्ता शशांक के टक्कर की लगती है। न चाची, विशाखा भी ठीक है, छोटे घर से है तो क्या, अपने तौर तरीके सीख जाएगी। बस शादी होने के बाद मायके वालों का ज्यादा आना जाना मत रखना। कहना बेटी बड़े घर में ब्याह दी है, अब बस काम से काम रखें, वरना अपना शशांक तो सीधा है कहीं दिव्या की तरह विशाखा के मायके वालों ने भी उसे कुछ पट्टी पड़ा दी तो कहीं के नहीं रहेंगे। दिव्या के केस में तो कम से कम लड़की और परिवार हमारे बराबर का था, पर यहाँ तो बस लड़की ही देखकर हम समझौता कर रहे हैं। चलो जो भी हो, शशांक ने ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाई, वरना युक्ता को लेकर मुझे चिंता थी। अरे अपना शशांक तो है ही श्रवण कुमार, वरना कौन नहीं जानता कि युक्ता उसके दिल में राज करती है। कौन जानता था कि हॉल के उस तरफ बैठी विशाखा ने सब सुन लिया है। मध्यम वर्गीय परिवार से बड़े घर में लाने की कवायद के पीछे छिपी मंशा ने उसके भी जलते उमंग के दीपक को बुझा दिया था। सगाई से पहले मन में उठते प्रश्न के इस कड़वे उत्तर ने सभी शंकाओं का समाधान कर दिया था। विशाखा के घरवाले और रिश्तेदार इसे भ्रम में थे कि किस्मत की सुनहरी किरण विशाखा के जीवन को सुनहरा कर देगी, पर विशाखा तो इस सुनहरी किरण के बाद आने वाले समय को संशय भरी निगाहों से ताक रही थी। सगाई के समय सुरक्षात्मक लगान पाने की लालसा से उसकी निगाहें शशांक की ओर उठती, पर हर बार मायूस होकर वो इधर उधर भटककर नीचे झुक जाती। सहेलियों के हुजूम ने कुछ रौनक बिखेरी, पर वो भी शशांक के रिजर्व स्वभाव से हतोत्साहित होकर चुप बैठ गईं। माँ ने भी ताकीद कर दी थी कि बड़े लोग हैं, देख समझकर हंसी मजाक करना। विशाखा को आज शशांक एक अजनबी सा लगा। युक्ता आई थी, उसे देखकर शशांक के होंठों पर मुस्कान आई थी, पर शशांक तो कई लोगों से मिलकर मुस्कुराया था, लेकिन युक्ता को देखकर आने वाली मुस्कान कुछ और ही रंग लिए थी। वो आंखों में झलक कर होंठों तक पहुंच जाती थी। विशाखा सोचती भी कि उसका ऐसा सोचना कितना सही है। नहीं, ये उसका पूर्वाग्रह था। आज ये बातें वो न सुनती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तब शायद शशांक भी अपना सा लगता। पर क्या इससे पहले शशांक वाकई अपना लगा था? कभी लगा भी था तो क्या वो एक तरफा छलावा मात्र था? मन की उथल पुथल से सिर भारी हो गया था। देख विशाखा, आज जो भी सुना उसे मन में मत रखना। घर परिवार में ऐसी बातें तो होती रहती है। कुमुद विशाखा को दिलासा देकर चली गई थी, पर विशाखा क्या करे, मन में चलता तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। शशांक की तरफ से सगाई के बाद मिलने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे में विशाखा ने खुद को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में डुबा लिया। सब आश्चर्य करते कि सगाई और शादी के बीच के दिनों में कोई इतनी तल्लीनता के साथ कैसे पढ़ सकता है। माँ कभी कभी टोह लेती कि शश का फोन वोन आता है या नहीं। विशाखा झूठ मूठ हाँ करके माँ को दुश्चिंताओं से बचा लेती, पर कुमुद विशाखा के मन में चल रही उथल पुथल की राजदार थी। वो अक्सर कहती, विशाखा तू ओवर रिएक्ट कर रही है, शशांक की आदत रिजर्व रहने की है। विशाखा कैसे बताती कि शशांक की कोई भी बात उसके मन अंतस को भिगो नहीं पाती है। रिजर्व लोगों के हाव भाव चुपचाप खुद को अभिव्यक्त कर जाते हैं, पर उसने तो शशांक की ओर जब भी देखा एक भावनाविहीन चेहरा नजर आया। वो कैसे अपने जीवन में रंग भर पाएगी? तारा दीदी का फोन जरूर आया था। बातों बातों में कह दिया था कि अपनी खुशी के लिए एग्जाम दिए हैं तो ठीक है, अन्यथा नौकरी तो आज तक घर की औरतों ने नहीं की है। ये सब मध्यम वर्ग के लोगों की सोच है। विशाखा का मूड खराब था तो माँ ने भी समझाया। ठीक तो कहती है तारा, कितनी भाग्यवान है जो धनी परिवार मिल रहा है, नौकरी करियर के झंझट में मत पड़। उस दिन विशाखा रो पड़ी थी। पिंजरे में बंद पंछी की व्याकुलता मन में उमड़ रही थे। अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है,
हमेशा ये पाठ पढ़ाने वाली माँ उसकी व्यथा से अनजान थी। शशांक से बात की तो उसे भी तारा दीदी की बातों को मानने की सलाह दी थी, वो भी बड़े ही निर्लिप्त भाव से। माँ, मुझे वहाँ बहुत अजनबीपन महसूस होता है। सबको लगता है विशाखा। माँ विशाखा की बातों से आतंकित दिखी। देख, तेरे भाग्य से सब जल रहे हैं। कोई बेवकूफी वाली बात मन में लाना भी नहीं। अभी 6 महीने हैं ब्याह के लिए, सो ये दिन संभाल कर निकालने हैं। अब ये समय मेरी इच्छाएं, मेरा करियर, इन सब फालतू बातों को सोचना बंद कर ब्याह की तैयारी और शॉपिंग की बात करो। हो सके तो कुमुद के पास घूमा, दिल्ली से खरीदारी हो जाएगी। विशाखा का प्रतिवाद जारी था तो माँ उत्तेजित हो गई। भाड़ में गया वजूद, ये सब किताबी बातें मत कर मेरे सामने। मैंने दुनिया देखी, क्या यूं ही चप्पल चटकाते जीवन जिएगी? यहाँ कुबेर धन वर्षा को राजी है और तू है कि एक बूंद के पीछे भटक रही है। विशाखा हैरान थी और पापा मौन थे, शायद वो भी असमंजस में थे। आखिर इतने बड़े घर के रिश्ते को कैसे नकारते? विशाखा ने कुमुद को फोन पर अपने आने की खबर दी तो वो उछल पड़ी। सच विशाखा, जल्दी आ जा, बोर हो गई हूँ यहाँ अकेले। अच्छा ब्रेक हो जाएगा, खूब शॉपिंग करेंगे। हाँ, शॉपिंग तो करेंगे, पर किसी मॉल से नहीं, चांदनी चौक की गलियों में भटकेंगे और किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं, स्ट्रीट फूड में खाएंगे। अपनी बात कहते हुए विशाखा की आवाज भर्रा गई थी और कोई समय होता तो उसकी अजीबोगरीब बातों से कुमुद का सिर चकरा जाता, पर आज विशाखा की अंतःदशा कुमुद समझ रही थी। दिल्ली आने पर दूसरे दिन ही विशाखा का एक इंटरव्यू के लिए गई थी। वहां से आने पर वह बेहद शांत दिखी। कुमुद को रात को बताया कि इस इंटरव्यू का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है। शशांक को पता है इसके बारे में? कुमुद के इस जटिल प्रश्न का उत्तर उसने बड़ी सरलता से दिया। नहीं कुमुद, विशाखा उसे आवाज लगा रही थी। उमड़ते घुमड़ते विचारों की श्रृंखला से मुक्त होते हुए कुमुद नीचे गई तो देखा वह पास्ते का कैसरोल चटाई में रखे आराम से बैठी थी। प्लेट में पास्ता निकालते हुए कुमुद ने प्रश्न उछाला, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? सवाल के जवाब में मिले सवाल पर कुमुद चिढ़कर बोली, तेरा जल्दी डिसीजन लेना बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। कब तक क्यों दुविधा में फंसी रहोगी? पर मुझे कोई दुविधा नहीं है कुमुद। विशाखा की दृढ़ आवाज पर चौंक पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि जॉब तो मैं करूंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि शशांक और उसके घर वाले कभी भी राजी नहीं होंगे कि मैं नौकरी करूं। बस एक यही रास्ता बचा है इस भंवर से बाहर निकलने का। मैं जानत प्रश्नवाचक चिन्ह हूँ कि शशांक और युक्ता की ओर बना मेरा रवैया सही नहीं है। उनके बीच कोई अलग भावना है, ये मेरी कोरी कल्पना भी हो सकती है, पर वो कल्पना ही है। ये जानने के लिए मैं इस रिश्ते में पड़ूं तो ये जरूरी तो नहीं है। खतरा कितना बड़ा है यह जानने के लिए खुद की जान जोखिम में डालना जरूरी तो नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा जरूर आएगा जो मेरे जैसा होगा, जो मुझे विश्वास दिलाएगा कि मैं सिर्फ मैं ही उसकी जिंदगी हूँ। हो सकता है मैं कोरी भावुकता में पड़कर ये फैसला ले रही हूँ, पर यकीन मान मुझे इस भावुक निर्णय के लिए कोई अफसोस नहीं है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि मैं एक घुटन भरी सुरंग से निकलकर खुले आसमान के नीचे सांस ले रही हूँ। कुमुद कोई मेरे लिए भी बना होगा, ये कल्पना मुझे रोमांचित कर रही है। वो इंसान शशांक नहीं है। रात देर तक विशाखा जैसी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की इस हिम्मत से शशांक का परिवार हैरान था। सुबह सुबह माँ के आए फोन से विशाखा के रिश्ते के टूटने के बारे में पता चला। माँ व्यथित थी, पर विशाखा बहुत खुश थी। रिश्ते का टूटना दर्द पर मरहम का काम भी करता है, यह आज पता चला था। विशाखा माँ से कह रही थी, आज आप नाराज हो लो, पर एक दिन मेरे चेहरे की खुशी आपके चेहरे से झलकेगी। तब आप समझेगी कि मेरा आज का लिया फैसला सही था। विशाखा माँ की व्याकुलता से बेचैन समझा रही थी। माँ, मेरा जीवन आपका दिया है, इसकी हिफाजत करना अब मेरा काम है। बोलती हुई विशाखा रो पड़ी थी, पर वो जानती थी कि उसके जीवन में छाया ये अंधेरा क्षणिक था, इसके बाद उजाले को ही आना तय था, क्योंकि ये सूर्य उदय का समय था।
एक नई शुरुआत का समय था। वह देख पा रही थी कि शशांक से रिश्ता जुड़ने से पहले वह बहुत खुश थी। अब तक के लेखे जोखे से उसने हिसाब लगाया था कि इन चंद दिनों में उसके हिस्से तनाव और घुटन ही आई थी, पर अब पिंजरे से आजाद पंछी की भांति वह उन्मुक्त अपने हिस्से के आकाश की ओर ताक रही थी। धन्यवाद। कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।